हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 14 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है अनगाइडेड मिसाइल। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि भारत की तरफ से युद्धाभ्यास के दौरान एक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी। अब एडिटोरियल जिसके व्यक्ति ने लिखा है उसने इस बारे में कहा है कि ये हो सकता था कि बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और भारत को अपने जो ये चूँकि न्यूक्लियर मिसाइल्स भारत के पास हैं, तो उसकी जो कमांडिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से मतलब इसको हैंडल किया जाए। बड़ा ये एक ग्रेव कंसर्न का विषय हो सकता था। ये तो ठीक है, भाग्य ने साथ दिया और इतना कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज़ यहाँ पाकिस्तान से भारत की हॉट डिबेट हो सकती थी इस मुद्दे पर। पाकिस्तान ने हालांकि भारत के राजनयिक को तलब किया, 2 बार चर्चा की कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब कुछ आज के एडिटोरियल में देखने को मिलेगा। यदि आप पीछे के 2 सेशंस 3 सेशन से कंपेयर इसे करेंगे तो उसकी तुलना में वर्ड्स की संख्या काफ़ी कम आज सीखने को मिलेंगी। पीछे के सेशंस में आपने देखा 20, 25, 30 नए वर्ड्स आप सीख रहे थे रोज़, लेकिन आज के सेशन में इतने नए वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल अनगाइडेड मिसाइल। इसी में अगर देखें ग्रामर, तो मिसाइल है वो नाउन है और ये जो अनगाइडेड है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ऐसी मिसाइल जिसको अनगाइडेड है, ऐसी मिसाइल जिसको गाइड नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब मिसाइल का ऐसा नहीं है कि उसका मुंह उस दिशा में ही कर दिया गया, पाकिस्तान में ही जाके गिरे। तो ये कुछ अनप्लैंड था, अपने आप ही हो गया, ऐसा होता नहीं है, रेयर सी घटना है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि अनगाइडेड मिसाइल है। ये एडिटोरियल हम पढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं कि आप एप्लीकेशन आशीष क्लासेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहाँ पर जाके आप डिफरेंट कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें ग्रामर का कोर्स B106 एक एडिटोरियल का बैच, जिसमें एक एडिटोरियल का सेशन साथ में एक क्विज सेशन रेगुलर बेसिस पर आपको मिलता है मंडे टू फ्राइडे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल तो खैर यही होता है, मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के करीब, 8-10 बजे के बीच में ये अपलोड हो जाता है वहाँ पे। इसके साथ एक इसका PDF उपलब्ध आपको होगा। दूसरा सेशन होता है वो क्विज का रहता है। क्विज में हम कॉमन एरर्स के क्विज, क्लोज टेस्ट के, या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, या फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब एक्सेस कर पाते हैं। उसका भी PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा। कुछ ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत सारे नए कोर्सेज हैं, और जो भी नए कोर्सेज अपडेट होंगे वो सभी उसी एप्लीकेशन पे होंगे। तो वहाँ पे आप जुड़ें, और कुछ फ्री टेस्ट भी हैं, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएँ, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। वहाँ पर आपको और कोई भी सेशन अगर मैं इसके अतिरिक्त पढ़ाता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आपको उसका PDF भी मिलेगा। ठीक है, तो एडिटोरियल दे रखा है द एक्सीडेंटल फायरिंग। इसमें अगर आप देखें तो फायरिंग नाउन है, एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है। एक्सीडेंटल का संयोगवश, फायरिंग, ये फायर का मतलब दागने से है, मिसाइल दागने से है। ठीक है, तो एक्सीडेंटल जो फायरिंग हुई मिसाइल की, मिसाइल को ये संयोगवश या कहीं कि बाई चांस या एक्सीडेंटल, मतलब ये दुर्घटना ही मान लीजिए कि इसको दागा गया, किसके द्वारा, भारत के द्वारा, और ये कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में। तो ये जो फायरिंग है कुड हैव लेड, याद रखिएगा, कुड हैव ये प्लस थर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात, किसी भी मॉडल के साथ में अगर आप हैव जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, या मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, या मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, तो आप उस मॉडल को पास्ट में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कुड हैव लेड, लीड की थर्ड फॉर्म लेड है, लीड के साथ में टू लगता है, लीड टू का मतलब है कि वो इस रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट इन जो होता है वो लीड टू होता है। तो ये जो एक्सीडेंटल फायरिंग हुई वो हो सकता था कि वो एक सीरियस अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस, सीरियस गंभीर होता है, अनइंटेंडेड मतलब इसका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था, फिर भी एस्केलेशन का मतलब बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, किसका, टेंशंस मतलब परेशानियां होती हैं, किसके बीच में, बिटवीन द 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, ऐसे 2 देशों के बीच में जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ठीक है, बट लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ये एक सौभाग्य रहा, दैट डिड नॉट हैपन, कि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे फायरिंग, एक्सीडेंटल फायरिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो कुड हैव लेड है। फिर इसके बाद में दैट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब डिड और नॉट हैपन है। ठीक है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, लेकिन बिटवीन के साथ एंड तब लगे तो 2 कैटेगरीज आपको दे रखी हो। यहाँ सीधा कहा कि 2 कंट्रीज हैं, इसलिए बिटवीन सीधा लगा रखा है, एंड की आवश्यकता हमें नहीं थी। तो जो एक्सीडेंटल फायरिंग हुई मिसाइल की, मिसाइल दागी गई भारत के द्वारा,
ये एक दुर्घटना ही हो गई कि पाकिस्तान में भारत के द्वारा मिसाइल दागी गई। इस चीज़ का बहुत ही सीरियस और अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस ये परिणाम हो सकता था। मतलब एक गंभीर और बिना इरादे के एक टेंशन बढ़ोतरी हो सकती थी इन दोनों देशों के बीच में, जो दोनों देशों न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन फॉर्चुनेट रहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड, गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैज सेड है। तो भारत सरकार ने कहा है दैट एक्सीडेंट ऑन मार्च 9 की, जो 9 मार्च को एक्सीडेंट हुआ, याद रखें डेट से पहले और डे से पहले हमें क्या लगाना होता है, ऑन का प्रयोग करने को मिलता है। ठीक है, जब भी डे या डेट की हम बात करेंगे तो उससे पहले क्या चाहिए आपको, ऑन चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है द एक्सीडेंट ऑन मार्च 9 की जो एक्सीडेंट है 9 मार्च को हैपेंड, ये हुआ इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है ड्यूरिंग कह दीजिए, है ना, इस दौरान हुआ, या फिर वाइल कह दीजिए, जब दो एक्शन साथ में होते हैं, जब दो सिमल्टेनियस एक्शंस होते हैं, उसको डिनोट करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। ये कब हुआ, ये हुआ रूटीन मेंटेनेंस के दौरान। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस की काम चल रहा था ड्यू टू अ टेक्निकल मेल फंक्शन, और ये हुआ किस कारण से, एक टेक्निकल मेल फंक्शन के कारण हुआ। मेल फंक्शन का मतलब होता है कुछ गड़बड़ी आ गई थी, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। तो मेल फंक्शन का मतलब आप फॉल्ट कह सकते हो या फेलियर कह सकते हो। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी के चलते ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस दूसरे पैराग्राफ में देखें तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हैज सेड है। द इंसिडेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैपेंड है। और इन द कोर्स ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब ड्यूरिंग या वाइल है। एक मेल फंक्शन शब्द है जो कि एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, TION। तो यहाँ पे इसका मतलब है फॉल्ट या फेलियर, असफलता कह सकते हो, कोई फॉल्ट या त्रुटि कह सकते हो, गलती कह सकते हो, खामी कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज ऑर्डर्ड, भारत ने आदेश दिया है, ये इसकी वर्ब हो गई। अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, किसका, एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। अब ये जो वर्ड दिया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक्चुअल में होता क्या है, देखिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक लोगों का समूह है, हाईली स्किल्ड पीपल का ग्रुप होता है, जिसको कि नियुक्त किया जाता है किसी भी मामले की जांच करने के लिए। कोई भी मामला है उसकी जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हाईली स्किल्ड पीपल हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये एक नाउन है भाई। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नाउन है, कंपाउंड नाउन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की वर्ब हैज ऑर्डर्ड है। एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि ऑर्डर है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब मैं ये मेंशन करता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां आप दो चीजें समझ जाएं। एक चीज ये समझें कि ऑर्डर के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, तो ऑर्डर की जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, हाई लेवल कोर्ट इंक्वायरी। दूसरे ये चीज समझें कि ऑर्डर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगेगा इफ इट हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, द चार्ज डी अफेयर्स, ये क्या होता है, ये भी नाउन है। द चार्ज डी अफेयर्स, मुझे कैसे पता लगा कि ये नाउन है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि द लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है, तो आर्टिकल के बाद में जो शब्द आएगा वो नाउन होगा, तो ये नाउन है। ठीक है, चार्ज डी अफेयर्स होता क्या है, ये एक तरह से एम्बेसडर जो होता है किसी भी देश का, राजनयिक दूसरे देश में होता है, एक प्रकार से भारत का रिप्रेजेंटेशन जिसके हाथ में, पाकिस्तान में जो भारत को रिप्रेजेंट करता है वो व्यक्ति, उसकी अनुपस्थिति में जो चार्ज संभालता है उसे आप कहते हैं चार्ज डी अफेयर्स। ये टेम्पररी रूप से भी हो सकता है, और मान लीजिए कोई एम्बेसडर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में ये स्थायी रूप से भी वहां पे काम कर सकता है, उसे चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं। डिप्लोमेट या कॉन्सुल इसे कहा जा सकता है। वैसे एम्बेसडर की अनुपस्थिति में ये व्यक्ति काम करता है। ठीक है, तो चार्ज डी अफेयर्स जो है इंडियन हाई कमीशन का, भारतीय उच्चायोग का, इन इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की राजधानी है, वॉज कॉल्ड, इसको बुलाया गया ट्वाइस, 2 बार पाकिस्तान के द्वारा। किस लिए, अपनी चिंताओं को कन्वे करने के लिए। कन्वे करना मतलब व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। कंसर्न का मतलब चिंताएं होती हैं, वरीज होती हैं। तो चार्ज डी अफेयर सब्जेक्ट हुआ, वॉज कॉल्ड पैसिव हुआ, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। क्यों है पैसिव, क्योंकि बी के साथ में जब भी आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव है। जो बच्चे नए हैं चैनल पर उनको ये पता होना चाहिए कि बी का मतलब क्या है। तो बी का मतलब होता है इज, एम या आर, या फिर आप इसे कह सकते हैं वॉज या वर, या फिर आप इसे कह सकते हैं बी, बीन या बीइंग। तो इनमें से किसी के साथ भी अगर आप थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पाकिस्तान हैज अलेज्ड, अलेज का मतलब क्लेम करना है, या फिर आप इसे अजर्ट करना कह सकते हैं, दावा करना कह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की वर्ब हैज अलेज्ड है, पाकिस्तान ने दावा किया है। दैट हो गया कंजंक्शन की, क्या दावा किया है। द इंसिडेंट इंडिकेट्स कि ये जो इंसिडेंट है, जो घटना है, अब एक्चुअल में ये इन्वर्टेड कोमाज गलत ही लगाई हुई है। ठीक है, ये आपका एडिटोरियल से मैंने हूबहू पेस्ट किया है यहाँ पे कॉपी करके, तो ये गलत लगाया हुआ है।
क्योंकि जब इन्वर्टेड कोमाज आप लगाते हैं तो वो यहाँ पे लग जानी चाहिए थी, सीधा हैज एलेज्ड करके कंजंक्शन लगाते ही नहीं, या फिर आप कोई स्टेटमेंट कहते हैं उसके लिए लगाते हैं। यहाँ पे तो इंसिडेंट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब इंडिकेट्स है, तो ऐसा कौन सा इन्वर्टेड कोमाज का स्टेटमेंट है कि जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होता हो, तो ये गलत लगी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है पाकिस्तान ने एलिज किया है कि जो इंसिडेंट है, जो ये घटना घटी है, अब दे लग रखा है इंसिडेंट से पहले, क्योंकि हमें ये पता है कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है मैनी लूप होल्स। लूप होल्स का मतलब कमजोरियां होती हैं, खामियां होती हैं, फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट्स कह सकते हो, फ्लॉज कह सकते हो, काफ़ी सारी त्रुटियां, काफ़ी सारी गलतियां। एंड टेक्निकल लैप्सेस, लैप्सेस का मतलब भी गलतियां होती हैं, फॉल्ट होते हैं। और तकनीकी खामियां किसका, सीरियस नेचर की जो गंभीर एक प्रकृति है, किस चीज़ की, इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स। वेपन्स का मतलब हथियार होता है, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक होता है। तो भारत के जो रणनीतिक हथियार हैं उसकी हैंडलिंग जो है, उसका जो सीरियस नेचर है, उसमें बहुत तकनीकी खामी और बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पे देखने को मिले। ये यहाँ पे समझ में आता है इस घटना से। मैनी के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में एक से अधिक के लिए आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे लूप होल्स, और इसे यूँ कहें कि दो से अधिक के लिए ही मान लीजिए, तो लूप होल्स प्लूरल है। इस्लामाबाद विच टर्म्ड, विच यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की राजधानी है, तो पाकिस्तान की बात है। टर्म्ड ये इसकी वर्ब हो गई, इसने संज्ञा दी है। टर्म का मतलब इसे ऐसा कहा है, ये ऐसा नाम दिया है। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो इंक्वायरी है, अब ये एज की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लगाएंगे इंक्वायरी और ये इसका एडजेक्टिव है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं इस एडिटोरियल में, जो मुझे पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि ये एज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस्लामाबाद जो है उसने टर्म किया इस इंक्वायरी को कि ऑर्डर्ड बाय इंडिया। वो कौन सी इंक्वायरी, जो भारत के द्वारा जिसका आदेश दिया गया है, एज इनसफिशिएंट। इसने कहा कि ये इंक्वायरी तो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, इसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, टर्म के साथ में एज लगता है, ये टर्म है, इसके साथ में क्या लगाते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। टर्म एज का मतलब इसे इस रूप में संज्ञा दी। डिमांडेड, अब फिर से इस्लामाबाद पे आ जाइए, ये इसकी वर्ब है, इसने डिमांड की है ए जॉइंट प्रोब। प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन है, जांच है। प्रोब का मतलब क्या है, जांच। इसने कहा है कि एक संयुक्त जांच की आवश्यकता है, कि मतलब पाकिस्तान का भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शामिल हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला शख्स भी शामिल हो। पता नहीं, भरोसा नहीं है आप पे कि आप इंक्वायरी करोगे तो सही करोगे क्या, हमें भी शामिल करो, ऐसा इसने डिमांड की है। राइट, तो इस विच जो है वो इस्लामाबाद के लिए आया, टर्म्ड इसकी क्रिया आई, और फिर इस्लामाबाद की क्रिया डिमांडेड यहाँ पे आई। फिर कह रहा है इट हैज़ ऑल्सो सॉट। इट यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए आ गया, प्रोनाउन हो गया। नाउन के स्थान पे जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो ये इसके लिए आ गया इट, तो ये हो गया प्रोनाउन। हैज़ ऑल्सो सॉट, सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक, सॉट एंड सॉट। इसका मतलब ये काफ़ी बार आता है वर्ड, और हर दिन ही आता, मैं तो ये कहूँगा। इसमें इसका मतलब होता है ट्राई कह सकते हो, कोशिश करना, या फिर इसका मतलब होता है डिमांड करना, कोशिश करना, या सर्च करना, तलाश करना, ये सब मतलब होता है, फाइंड करना। ठीक है, ये सब इसके मतलब है। तो कह रहा है कि इसने ये भी कोशिश करी है, ये भी डिमांड की है कि क्या, कि इन्वॉल्व किया जाए, इन्वॉल्वमेंट हो। ये नाउन है, MENT दे रखा है इसलिए, और दे रखा है इससे पहले इसलिए। किसकी इन्वॉल्वमेंट की डिमांड की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। किस लिए, टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। प्रमोट मतलब बढ़ाने के लिए, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, स्टेबिलिटी स्थिरता, इन द रीजन मतलब इस क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र, भारत पाकिस्तान वाला जो सीमा क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसने ये भी यहाँ पे डिमांड की है, यहाँ पे डिमांड कर देना, डिमांड की है, डिमांडेड। ठीक है, तो इसने ये भी डिमांड करी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शामिल हो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाने के लिए इस क्षेत्र में। तो आप देख रहे हैं कि एक एडिटोरियल क्या कुछ कर सकता है, मिरेकल्स कर सकता है इंग्लिश सीखने में क्षेत्र में। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी भी अन्य चीज़ की आपको आवश्यकता है ही नहीं। आप यहाँ पे ग्रामर सीख रहे हो। कैसे, मैंने आपको बताया, आपको रटना नहीं पड़ा कि भाई ये इट जो है वो इसके स्थान पर आया तो ये प्रोनाउन बन गया। मैं बता रहा था आपको कि इन्वॉल्वमेंट में MENT दे रखा है तो ये नाउन बन गया, डिटर्मिनर दे रखा है इसलिए नाउन बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कौन सा नया शब्द यहाँ पे है, प्रोब है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो गया। सीख है तो इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होती है, इसके मतलब ये होते हैं। तो ग्रामर के साथ साथ आप सीखते हैं वोकैबुलरी,
और जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं पूरे सेंटेंस को, तो ये कुछ एग्जाम्स में जो ट्रांसलेशन वाला एक सेगमेंट आता है वो आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। आप जब पूरे सेंटेंस को पढ़कर, पूरे पैराग्राफ को पढ़कर जब आप समझने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आपका एक और जो सेक्शन सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, कॉम्प्रिहेंशन, वो भी आप तैयार कर लेते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे भले ही वो एसएससी हो, बैंक हो, या फिर कोई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, कैट, जेट, ये सब, या फिर कोई डिफेंस के लिए एग्जाम हो, चाहे एफकेट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, उन सभी एग्जाम्स में इनके अलावा तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा देता है। एडिटोरियल गो थ्रू करते हैं मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर, तो किसी भी अन्य बुक की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई भी अन्य अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है प्रोसेस, लेकिन टिकाऊ है और बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। तो एडिटोरियल को अपनाएं, एडिटोरियल रेगुलर बेसिस पर देखें, नोट्स मेंटेन करें और नेक्स्ट सेशन से पहले हमेशा रिवीजन करके आएँ। ज़रूर से आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो आगे देखिए, एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। अब चूंकि ये जो है भारत के ज़्यादा नज़दीक आ गया है हाल ही के वर्षों में, ये इट आ रहा है अमेरिका के लिए, यूएस के लिए। यूएस से पहले द कैसे आ गया? तो जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड रहता है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए इस बात को, कि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो, उनसे पहले में द देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाल ही के वर्षों में चूंकि ये भारत के ज़्यादा नज़दीक आ गया, क्लोज के साथ में टू लगाते हैं, क्लोजर लगाया है मतलब और अधिक नज़दीक आ गया, तो यूएस हैज सस्पेंडेड, तो यूएस ने क्या किया, इसीलिए यूएस ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब रोकना भी होता है, सस्पेंड का मतलब जॉब से निकाल देना भी होता है। तो यहाँ पे जॉब की बात तो है नहीं, इसका मतलब डिले कर दिया या रोक दिया किस चीज़ को, इट्स फिक्सेशन। इट्स आ रहा है अमेरिका के लिए। फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन का मतलब ऑब्सेशन होता है। जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जब आप किसी चीज़ की बात बार बार में करते हो, लगातार उसी की बात किए जाते हो, तो उसे फिक्सेशन कहते हैं। एक बात ज़रूर याद रखना, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो भी होते हैं, पजेसिव में कौन कौन से होते हैं, माई होता है, आवर होता है, हिज होता है, हर होता है, योर है, इट्स है, देयर है, ये सारे पजेसिव्स होते हैं। पजेसिव के साथ वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है, तो ये नाउन है फिक्सेशन। और वैसे देखिए TION दे रखा है लास्ट में, इस कारण से भी मैं इसे नाउन कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो ऑब्सेशन है कि लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है बिटवीन द टू नेबर्स, इन दो पड़ोसियों के बीच में, ठीक है। ऑब्सेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इसको सस्पेंड कर दिया कि मतलब युद्ध की बात जो एक पाकिस्तान ने एक कहें कि कंसर्न व्यक्त की अपनी कि भाई ये मिसाइल हमारे क्षेत्र में आके गिरी, बताओ क्या करना है। तो फिर अमेरिका ने इसको एक बार के लिए रोक दिया, डिले कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको टाल दिया मुद्दे को। लेकिन द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन, लेकिन इस क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा है पता है आपको, भारत पाकिस्तान क्षेत्र निश्चित हो गया। जो डर है, किस चीज़ का डर है, डर यहाँ पे किस चीज़ का है वो दे रखा आगे, इसी कारण से द है। तो डिटर्मिनर का प्रयोग भी देखो आप, आर्टिकल का प्रयोग भी आप लगातार सीख रहे हैं इस तरह से, कि जो डर है न्यूक्लियर एस्केलेशन का, कि यहाँ पे न्यूक्लियर परमाणु हथियारों की बात है, एस्केलेशन का मतलब टेंशन का बढ़ना होता है क्षेत्र में, वो फियर इज इसकी वर्ब है, वेरी डीप, डीप एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। कहाँ पे? इन वॉशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी, मतलब अमेरिका की बात कर रहा है। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक थिंकिंग मतलब सोच। तो अमेरिका की रणनीतिक सोच है, उसमें बहुत ही ये डर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इंडियाज़ ग्लोबल इमेज, भारत की जो एक ग्लोबल इमेज है, वैश्विक एक छवि है, किस चीज़ की? ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल। ये इस चीज़ की छवि कि भारत रेस्पॉन्सिबल है एक न्यूक्लियर पावर, ठीक है। एक न्यूक्लियर पावर मतलब एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। हैज़ बीन बिल्ट, अब ये इमेज के लिए आ रहा है हैज़ बीन, मैंने कहा था बी के साथ थर्ड फॉर्म हो तो क्या होता है? पैसिव। तो ये हैज़ बीन बिल्ट, इस छवि को बनाया गया है ओवर डिकेड्स। ओवर का मतलब ड्यूरिंग से है, ओवर प्रेपोजिशन है, ये ड्यूरिंग है। डिकेड्स का मतलब दशक होता है। ऑफ रिस्ट्रेन्ड वर्ड्स एंड थॉटफुल एक्शन। रिस्ट्रेन्ड का मतलब नियंत्रित करने वाले को बोलते हैं, रिस्ट्रेन्ड का मतलब कंट्रोल्ड को बोलते हैं, या फिर कॉन्स्ट्रेंट को बोलते हैं, ठीक है। थॉटफुल एक्शन, एक्शन नाउन हुआ, थॉटफुल एडजेक्टिव हुआ, जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये ऐसे शब्द, और कैसा एक्शन? थॉटफुल, सोच समझ कर लिया गया एक्शन, ठीक है। तो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है किस चीज़ की? एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने की। इस इमेज को बनाया गया है किस दौरान? डिकेड्स में बनी है इमेज, काफ़ी दशकों से बनी है। और ये दशक किसके हैं? रिस्ट्रेन्ड वर्ड्स का, थॉटफुल एक्शन के, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। आगे देखिए,
द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड। अब सिक्योरिटी सुरक्षा, सुरक्षा किसकी दे रखा है आगे, इसलिए यहां पे दे लगाया। सिक्योरिटी है इट्स न्यूक्लियर कमांड, मतलब जो न्यूक्लियर कमांड है, मतलब जो न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर एक अथॉरिटी है, न्यूक्लियर जो एक मतलब कह सकते हो भारत के पास वेपन्स हैं, उसको कमांड करने वाला जो सिस्टम है, उसकी सिक्योरिटी एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज और तकनीकी क्षमताएं, ये सिक्योरिटी हैज़ नेवर बीन इन डाउट, कभी भी शक के घेरे में नहीं रही है। हमेशा इस बात पर विश्वास किया गया है कि भारत इस चीज़ को कमांड कर सकता है, टेक्निकल कैपेबिलिटी रखता है भारत। ठीक है, दिस इंसिडेंट फ्रेज, फ्रे का मतलब होता है बिकम टेंस, लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बिकम स्ट्रेंड या बिकम टेंस, बिकम टेंस या फिर क्या कहेंगे बिकम स्ट्रेंड। कहने का मतलब इसे आप यूं कह सकते हो, बहुत ही टेंशन पैदा कर देना। तो ये जो इंसिडेंट है ये यहाँ पे टेंशन पैदा कर रहा है। दैट रेपुटेशन मेजर्स मस्ट बी टेकन, रेपुटेशन प्रतिष्ठा, मेजर्स उपाय, कदम, मस्ट बी टेकन लिए जाने चाहिए। पैसिव वॉइस है बी के साथ थर्ड फॉर्म, और मस्ट है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, जो एक कह सकते हो कि जरूर से जरूर ऐसा होना ही चाहिए, जब फोर्स डालना हो उसके लिए आता है। तो रेपुटेशन और मेजर्स जो है उसको लिया जाना चाहिए, किस लिए, रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, रिस्टोर मतलब बहाल करना, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, विश्वास किसका है वो दे रखा है इसलिए द है, विश्वास है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, किस में विश्वास है, कॉन्फिडेंस इस चीज में है, कॉन्फिडेंस में इन लग गया। तो ये जो घटना है ये यहाँ पे चिंता पैदा करती है, किस बारे में, कि जो रेपुटेशन और मेजर्स हैं वो ज़रूर से लिए जाने चाहिए, कदम बढ़ाए जाने चाहिए, भारत की प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाना चाहिए, किस लिए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का जो विश्वास है भारत में बना रहे इसके लिए। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड, अब ये देयर से स्टार्ट हुआ, ये काफ़ी बार आता है एग्जाम में। देयर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, एक ऐसा डमी शब्द है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, शुरुआत में आता है और लगता है कि सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इन्वर्जन को फॉलो करना सिखाएगा आपको, मीन्स क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले होगा। तो ये सब्जेक्ट है, जो येलो कलर में दे रखा है वो सारे सब्जेक्ट है, इसके पहले ये वर्ब है। तो कह रहा है ऐसा कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, वर्ड नाउन है, नो डिटर्मिनर है, ऑफिशियल है वो एडजेक्टिव है। तो वर्ड नाउन या एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, तो ऐसा कोई ऑफिशियल शब्द नहीं आया, या फिर कहें कि ऑफिशियल मतलब भारत के द्वारा कुछ कहा नहीं गया, फ्रॉम इंडिया ऑन विच, जिस पर की मिसाइल वॉज इन्वॉल्व। किस बात पर नहीं कहा गया, मिसाइल जिस मामले में इन्वॉल्व थी उस मामले में कुछ नहीं कहा गया। विच पाकिस्तान हैज सेड, विच इस बारे में पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान की वर्ब ये है, मिसाइल की वर्ब मिसाइल के लिए ये दे रखा है, ये विच जो है मिसाइल के लिए है। तो विच लैंडेड 124 किलोमीटर इनसाइड इट्स टेरिटरी, तो ये पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो मिसाइल है 124 किलोमीटर अंदर तक आई है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र। इट्स आ रहा है पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में 124 किलोमीटर तक अंदर तक लैंड किया है इसने, ये पाकिस्तान का कहना है। द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है क्या, दैट द मिसाइल वॉज ट्रैवलिंग, मिसाइल की वह वॉज ट्रैवलिंग है, मिसाइल दे लगाया क्योंकि ये वही मिसाइल है जो कि लैंड हुई है पाकिस्तान में 120 किलोमीटर और 4 किलोमीटर इनसाइड। तो ये मिसाइल जो है ट्रैवल कर रही थी 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब 3 गुना, साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड थी, और 40,000 फीट है ना, इस पर ये ट्रैवल कर रही थी। एंड इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और ये कहा है कि ये मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, अब इस चीज़ ने, दैट यहाँ पे पूरे इस वाक्य के लिए आ गया, ये इसकी वर्ब आ गई। लीड टू की, लीड की थर्ड फॉर्म है लेड, इसका मतलब परिणाम निकला है। इससे हुआ क्या है, ये अटकलें लगी है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस, अनुमान, या कंजक्चर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कंजक्चर। तो इससे ये अनुमान निकला है कि स्पेकुलेशन दैट द एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स, कि जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इसमें शामिल है क्या, द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कि इस एक्सीडेंट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये कुछ साउंड की फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड करता है कैसी मिसाइल ये है। विच इज़ नाउ इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज 3 सर्विसेज, विच आ रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, क्रूज मिसाइल के लिए, ये अब इन्वेंट्री में है। इन्वेंट्री का मतलब लिस्ट होती है, डिटेल्ड लिस्ट को बोलते हैं कि आपके पास कितना सामान है, उसकी लिस्ट है वो इन्वेंट्री है। या फिर सामान कौन कौन सा है वो सामान को इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये जो मिसाइल है भारत के 3 सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों के पास है, राइट। तो ये हो गया इसके बारे में।
आगे देखिए, इंडिया बिकेम ए मेंबर, इंडिया की वर्ब बिकेम, भारत सदस्य बना किसका, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इन 2016। ये एक सिस्टम बनाया गया, रेजिम जो होता है वो सिस्टम होता है। कब बनाया गया, 2016 में। जब आप किसी वर्ष की बात करते हैं, किसी ईयर की बात करते हैं तो इन लगता है। तो भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का सदस्य बना। एन एक्सेप्टेंस, और ये जो स्वीकृति दी गई भारत के लिए, ये मेजर पावर्स ऑफ इंडिया स्टेटस एज ए रिलायबल डिफेंस पार्टनर। तो ये कह रहा है एक एक्सेप्टेंस था किसके द्वारा, मेजर पावर, जो मुख्य शक्तियां हैं, जैसे बड़े बड़े देश हैं, उनके द्वारा इसका एक्सेप्टेंस दिया गया। किस बारे में, ऑफ इंडियाज स्टेटस, भारत के इस स्टेटस के रूप में। एज रिलायबल डिफेंस पार्टनर, स्टेटस किस चीज़ का, कि भारत एक भरोसे के लायक डिफेंस पार्टनर बन सकता है। दैट इज कैपेबल, डेट आ रहा है डिफेंस पार्टनर के लिए, भारत के लिए, भारत जो कि सक्षम है। कैपेबल के साथ में ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा। हैंडलिंग, प्रेपोजिशन लग गया इसलिए आईएनजी लग गया। प्रेपोजिशन के बाद में जब भी वर्ब लगती है वो आईएनजी फॉर्म में लगती है। तो भारत सक्षम है हैंडल करने में, इट्स स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सिक्योरिटी। भारत के पास जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको वो हैंडल कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है वैश्विक सुरक्षा के लिए। कंट्रीब्यूट के साथ में टू लगेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू, योगदान देने को बोलते हैं। एक बार फिर समझिए, भारत सदस्य बन गया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का 2016 में। ये एक ऐसा एक्सेप्टेंस था कि मेजर पावर्स जो थे भारत के स्टेटस के, मतलब जो मुख्य शक्तियां हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया किस बारे में, भारत के स्टेटस को लेकर, कि भारत एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर बन सकता है। डिफेंस पार्टनर तो है कंपाउंड नाउन, क्योंकि डिफेंस भी नाउन है, पार्टनर भी नाउन है। रिलायबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। डेट आ रहा है डिफेंस पार्टनर के लिए, वो पार्टनर जो कि सक्षम है किस चीज़ में, अपनी स्ट्रेंथ को हैंडल करने में और ग्लोबल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने। कंट्रीब्यूट में टू लगता है। इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया की वर्ब इज डेवलपिंग है। भारत डेवलप कर रहा है मोर मिसाइल सिस्टम्स, और अधिक मिसाइल सिस्टम, जिसमें कि शामिल है हाइपरसोनिक वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब टाइप होता है, जैसे सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक होता है, वैसे ये हाइपरसोनिक है। इसमें साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड, मतलब साउंड की जो स्पीड है उससे 5 गुना स्पीड मिलती है, वो हाइपरसोनिक वेरिएंट है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों प्रेपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी मिसाइल्स। तो कोई भी हैंडलिंग और लॉन्च जो है किसी भी मिसाइल का, कोई भी मिसाइल है उसको हैंडल करना, हैंडलिंग नाउन हो गया, दे लग रखा है। लॉन्च नाउन हो गया, दे लग रखा है, और उसकी लॉन्चिंग जो है किसी भी ऐसे मिसाइल्स की, आर, चूंकि दो चीज़ें हो गई, एक हैंडलिंग हो गई, एक लॉन्च हो गया, इसकी वर्ब हो गई आर। आर हाईली रेगुलेटेड, इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है किस चीज़ के साथ, चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ। किस लिए, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है कि भाई जैसे मान लीजिए, मैं समझाऊं इसको कि सरकार के 3 जैसे अंग हैं देश में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनको चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति में रखा गया। इसका मतलब सभी को इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई हैं, वो दूसरे को, कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कोई मोनोपोली चलाए, वो अपने पावर्स को अधिक यूज़ करे। इसके लिए वो उसको बैलेंस करने के लिए उसको वहाँ पर रोक सकती है, वो चेक्स एंड बैलेंसेज है, ठीक है। तो हैंडलिंग और लॉन्च जो है ऐसी किसी भी मिसाइल का, वो हाईली रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड यहाँ पे वर्ब हो गई, हाईली एडवर्ब हो गया। आर रेगुलेटेड पैसिव वॉइस बता रहा है किसके साथ, चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ। किस लिए, ताकि एक्सीडेंट्स को बचाया जा सके। दिस एक्सीडेंट, ये जो घटना है, ऑल्सो हैज़ इकोज, इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इकोज का मतलब होता है रेवरबेरेशन। रेवरबेरेशन का मतलब होता है प्रतिध्वनि। ये जो एक्सीडेंट है ऑल्सो हैज़ इकोज, अब ये ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले लग रहा है। अब ये मत समझिए कि हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद में हमें मैन वर्ब मिलती, थर्ड फॉर्म मिलती, लेकिन ये मैन वर्ब नहीं आगे। इसका मतलब ये, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि आगे मैन वर्ब नहीं है, इस कारण से ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका प्रयोग देखने को मिलता। तो इस एक्सीडेंट की प्रतिध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, ठीक है। कुछ इकोज हैं क्या, अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019, मतलब कुछ एक अन्य इंसिडेंट भी हुआ था फरवरी 2019 में, उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी है। इसको देखते ही एक और घटनाक्रम याद आया है, वो फरवरी 2019 का है। तो देखो मंथ ईयर का नाम है इसलिए इन है। अगर आप डेट देते पर्टिकुलरली तो यहाँ पे ऑन लग जाता। अ डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो कह रहा है एक दिन के बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद में भारत ने रिटेलिएटरी एक्शन लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक की। उस एयर स्ट्राइक में एक दिन के बाद एज फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं वो एंगेज्ड थे, वो लिप्त थे, इन्वॉल्व थे किस में, डॉग फाइट में। डॉग फाइट का मतलब क्या है,
एक तो होता है इंटेंस फाइट, बहुत ही ज़्यादा क्रूर लड़ाई जो होती है उसको बोलते हैं, या फिर एयरक्राफ्ट की जो लड़ाई होती है, दो देशों के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो लड़ाई है उसको हम बोलते हैं क्या, डॉग फाइट। LOC के नज़दीक, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके नज़दीक, एन Mi-17V5 क्रैश्ड इन बुडगाम शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। तो ये एक एयरक्राफ्ट था, ये क्रैश हो गया था इस जगह पर ठीक बाद में, जल्द ही, किसके बाद, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरने के बाद, फ्रॉम श्रीनगर से। और इससे हुआ क्या था, इट्स पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, जो व्यक्ति कर्मचारी दल में शामिल हो उसको बोलते हैं पर्सनल। एक पर्सनल होता है PERSONAL, वो होता है निजी, व्यक्तिगत। तो इसमें जो ऑनबोर्ड मतलब जो उस विमान में शामिल कोई एक व्यक्ति था चालक दल में, वो मारा गया, एंड सिविलियन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर एक नागरिक था वो भी इसमें मारा गया था। तो ये घटना की, ये से याद दिलाती है इस घटना की। फिर कह रहा है कि भी द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंफर्म्ड। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई इस बारे में कि भी ये घटना घटी कैसे, कैसे वो व्यक्ति मर गया, कैसे वो सिविलियन मर गया। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पुष्टि करी, कंफर्म किया, दैट कंजंक्शन है कि इट वाज शॉट, कि इसको शूट किया गया था, किसके द्वारा, इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ द IAF, कि इंडियन एयरफोर्स का एक सिस्टम था, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, इजरायली टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई थी, इसके द्वारा इसको शूट किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ। इट वॉज शॉट, ये पैसिव वॉइस हो गया, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म है, किसकी थर्ड फॉर्म है, शूट की, शूट, शॉट, शॉट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप। इंडिया की वर्ब मस्ट लीव है, भारत को कोई भी यहाँ पे दायरा, कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। एनी डाउट्स, किसी भी शक संदेह के लिए, डाउट का मतलब शक संदेह है, इसके लिए एक वर्ड बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेल्म। इसका मतलब भी शक संदेह चिंता होती है। अबाउट इट्स कैपेसिटी, किस बारे में, अपनी क्षमता को लेकर, कि भारत हैंडल कर सकता है न्यूक्लियर और अन्य मिलिट्री एसेट्स को, इस बारे में कोई डाउट नहीं छोड़ने चाहिए। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप, भारत को कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए, किसके लिए, किसी भी डाउट के लिए, किस बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, क्षमता किसको लेकर, न्यूक्लियर और अन्य मिलिट्री एसेट्स जो हैं भारत हैंडल कर सकता है, इसको लेकर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए, ऐसा कोई स्कोप छोड़ना ही नहीं चाहिए। मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, मजबूरी है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, इसके लिए दे रखा है। दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, इसको अचीव किया जा सकता है, ये भी पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। विदाउट अ जॉइंट प्रोब, बिना किसी संयुक्त मतलब जांच के, विद पाकिस्तान, मतलब ये ऑब्जेक्टिव तो हम बिना पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि संयुक्त जांच की जाए, हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल किया जाए, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके लिए। बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड नेवरदलेस, फिर भी ये ऑब्जेक्टिव जो है जरूर से अचीव किया ही जाना चाहिए। ये नेवरदलेस यहाँ पे एडवर्ब है, हालांकि ये कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के रूप में है। हाउ एवर इसका मतलब होता है, यट आप इसे कह सकते हो या स्टिल कह सकते हो, फिर भी इसे अचीव किया ही जाना चाहिए। पैसिव है, बी के साथ अचीव्ड। तो ये था आज के इस एडिटोरियल सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।